अब तक हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का अध्ययन किया। आज हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो ग्रामीण बस्तियों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण बस्तियां ऐसी बस्तियां होती है जिनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्यों जैसे कि कृषि में, वानिकी में, खनन में, मत्स्यन में आदि में संलग्न रहती है, तो उन्हें ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी जो अधिवास के प्रारूप हैं, अधिवास के जो प्रकार हैं उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो जैसे कि प्राकृतिक तत्वों में अगर बात की जाए तो जलवायु, उच्चावच, जल संसाधन, मिट्टी, वनस्पति आदि आदिवासों के प्रकार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। जैसे जलवायु की अगर बात की जाए तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जलवायु मानव के अनुकूल होती है वहाँ पर अपेक्षाकृत बस्तियाँ कैसी होगी, सघन प्रकार की होगी। उच्चावच की अगर बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो अधिवास होंगे वो प्रकीर्ण अधिवास होंगे, जबकि पर्वतों की तुलना में पठारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक लोग निवासित होते हैं और मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक आवासित क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर कैसे होंगे, सघन अधिवास होंगे। मिट्टियों की अगर बात की जाए तो अगर कृषक जनसंख्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो कृषक जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में निवास करना अधिक प्रीफर करती है जहाँ पर कैसी हो, मिट्टी जो हो वो उपजाऊ हो। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ होती है उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सघन अधिवास पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक व सामाजिक कारक तथा ऐतिहासिक व राजनीतिक कारक भी बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की बात की जाए तो किसी बस्ती में मकानों की संख्या और मकानों के बीच की दूरी के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। अगर किसी बस्ती में आवासों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है, तो उसे प्रकीर्ण अधिवास कहा जाता है। और आवास एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और उनकी संख्या भी अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, तो उसे सघन अधिवास, तो उसे क्या कहते हैं, सघन अधिवास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार हैं। पहला है, दो प्रकार हैं। मकानों की दूरी के आधार पर जब अधिवासों को बांटा जाता है तो अधिवासों के दो प्रमुख प्रकार है। पहला है सघन अधिवास और दूसरा है प्रकीर्ण अधिवास। तो हम सघन अधिवास की बात करते हैं सबसे पहले, जिसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इन बस्तियों को कंसंट्रेट, क्लस्टर्ड, न्यूक्लिएटेड व एग्लोमरेटेड बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी पुंजित बस्तियां, सकेंद्रित बस्तियां, नाभिकीय बस्तियां, एकत्रित बस्तियां, इनके नाम से जाना जाता है। ये बस्तियां धरातल की एक रूपता, यानी ऐसे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं। मिट्टी की अधिक उत्पादकता, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या अधिकतर कृषक जनसंख्या है, इसलिए ऐसे क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होगी, जैसे कि जलोढ़ मैदान। वर्षा की पर्याप्त मात्रा, कृषि के लिए वर्षा की मात्रा व पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, विकसित कृषि व्यवस्था के परिणाम है। यानी ये जो बस्तियां ऐसे क्षेत्र में, सघन बस्तियों का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पर क्या होगा, मैदानी धरातल होगा, मिट्टी की उत्पादकता अधिक होगी यानी उपजाऊ मिट्टी होगी, पर्याप्त वर्षा होगी। इन क्षेत्रों में ही सघन अधिवासों का प्रारूप विकसित होगा। सघन बस्तियां विश्व के अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा नागालैंड जैसे क्षेत्र जहां पर नरमुंड आखेट की प्रथा प्रचलित है, सहित उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों व शिवालिक की घाटियों में भी इस प्रकार की बस्तियों की स्थापना जंगली पशुओं व शत्रुओं से रक्षा के कारण हुई। यानी उत्तर पूर्वी भारत में सघन प्रकार की बस्तियों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण सुरक्षा है। वहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टि के कारण लोगों ने एक दूसरे के साथ साथ रहना प्रारंभ किया, यानी सघन बस्तियों का निर्माण करना प्रारंभ किया। अब सघन प्रकार की बस्तियों में ही पहली है मानसून पुंजित बस्ती, यानी मानसूनी सघन बस्ती। इस प्रकार की बस्तियां मानसूनी जलवायु के प्रमुख जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है, जहां पर धान यानी चावल की कृषि की जाती है। मानसून जलवायु वाले चावल के कृषि क्षेत्रों में मुख्यतः मानसून पुंजित बस्तियां पाई जाती है, जैसे कि चीन का मैदान, भारत का उत्तर पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश,
इरावदी, मीनाम, मेखांग के मैदान आदि क्षेत्र में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। यानी मकानों के बीच की सारे लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर मकान बनाकर रहते हैं और उनके मकान क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। फिर है लगभग पुंजित या पूर्वा पुंजित बस्तियां, हैमलेटेड कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या होगा, बस्तियां मतलब गाँव के झुंड आसपास रहते हैं। यानी जो बस्ती होगी वो कई पूर्वों में विभाजित होगी, जिसको ढाणियाँ कहा जाता है। पल्ली, पूर्वा, ढाणी अपने स्थानीय नाम में ढाणियाँ कहा जाता है। इस प्रकार की बस्ती में अनेक पूर्वे होते हैं और अन्य विशेषताएं मानसून पुंजित बस्ती के समान ही होती है। अन्य विशेषताएं कौन सी, जैसे कि उपजाऊ क्षेत्र होने चाहिए, मकानों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः दोआब क्षेत्र की विशेषता होती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस प्रकार की बस्ती पर धर्म व जाति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी जो ये एक पूरी सघन बस्ती है उसमें क्या होगा, जातियों के आधार पर विभिन्न पूर्वों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की बस्ती में विभिन्न जातियों के अलग अलग टोले होते हैं, जिसको अपने यहाँ पर ढाणियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की बस्तियां भारत के विशाल मैदान के पश्चिमी भाग, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी आदि क्षेत्र में पाई जाती है। कावेरी के मैदान, चीन के ऊपरी मैदानी भाग, नील नदी के डेल्टा व पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों व भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जैसे अपने क्या होता है, एक बड़ा गांव होता है और उस बड़े गांव के आसपास ही छोटे छोटे पूर्वे या ढाणियाँ बिखरी हुई होती है, जो विभिन्न जातियों के लोगों के द्वारा निर्मित की जाती है। अब पुंजित रेखीय बस्ती, इस प्रकार की बस्ती का विकास नहरों, नदियों या फिर परिवहन मार्गों के किनारे पर होता है। परिवहन मार्गों, नहरों आदि के किनारों पर स्थित ऐसी बस्तियां जिसमें मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। प्राकृतिक बांध पर भी इसी प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। इस प्रकार की बस्तियों का विकास, ये याद रखना है आपको कि भारत में कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम के बीच में पुंजित रेखीय बस्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान नहर के किनारे किनारे भी पुंजित रेखीय बस्तियों का निर्माण हुआ है। नील नदी के किनारे भी पुंजित रेखीय बस्तियां पाई जाती है। इसमें उदाहरण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुंजित सहपूर्वा बस्ती, यानी पुंजित बस्ती जिसमें एक क्या होगा, मुख्य बस्ती होगी जिसमें प्रभावशाली जाति के लोगों का आधिपत्य होगा। यानी जो प्रभावशाली जाति के लोग होंगे, ये भी पुंजित सहपूर्वा बस्ती का निर्माण का आधार भी मुख्यतः क्या है, जाति व्यवस्था। इसमें जो प्रभावशाली जाति है वो मुख्य गांव का निर्माण करती है, और जो अन्य जातियां जो अपेक्षाकृत जिनको छोटी जाति कहा जाता है वो क्या करते हैं, उनके पास में ही अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह मानसूनी प्रदेश मुख्यतः दक्षिणी एशिया की विशेषता है। केंद्रीय बस्ती में प्रभावशाली जाति के लोग निवास करते हैं और जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो बाहर की तरफ ढाणियों के रूप में निवास करते हैं। इन्हें कंपोजिट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसी प्रकार की बस्तियां पाई जाती थी। अपन देखते थे कि गाँव में जो मुखिया होते थे या फिर जो प्रभावशाली जाति के लोग होते थे वो मंदिर या उसके आसपास के क्षेत्र में गांव के मध्य में निवास करते थे, और जो नीची जातियां होती थी वो उस जो गांव होगा मुख्य गांव उसके बाहर की तरफ निवास करती थी, और इन लोगों को जो प्रभावशाली जाति के लोग हैं इनको सेवाएं उपलब्ध करवाती थी। पुंजित सहपूर्वा सहप्रकीर्ण बस्ती, यानी पुंजित बस्ती जिसमें सहपूर्वा यानी जिसमें ढाणियाँ भी पाई जाती है और साथ में एकाकी अधिवास भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्ती में प्रधान बस्ती व पूर्वों के अलावा, ये प्रधान बस्ती हो गई और ये पूर्वे हो गए, इनके अलावा एकाकी मकान भी बिखरे हुए पाए जाते हैं। ऐसी बस्तियां परंपरागत रूप से दक्षिणी एशिया में नील नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिणी भारत में ये बस्तियां मुख्यतः जमींदारी प्रथा के परिणाम हैं, लेकिन वर्तमान में हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में फार्म हाउस के निर्माण के कारण गुच्छित सहपूर्वा बस्तियां इस प्रकार की बस्तियों में परिवर्तित हो गई। यानी पहले जो सहपूर्वा बस्तियां थी अब क्या होने लग गया, इन क्षेत्र में हरित क्रांति के कारण लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए और वहीं पर अपने निवास स्थान बना लिए, जिसके कारण एकाकी अधिवास भी यहाँ पर पाए जाने लगे। बिखरी, अब दूसरा बस्तियों का दूसरा प्रकार है बिखरी या प्रकीर्ण बस्तियां, यानी ऐसी बस्तियां जिसमें मकानों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा
होती है। ये एक या दो घरों की बस्तियां होती है, मकानों की संख्या भी कम होगी और मकानों के बीच की दूरी भी अधिक होगी, जो किसी सामान्य सूत्र से बंधी भी होती है। जैसे कि अफ्रीका के कुछ देशों में चर्च या मस्जिदें इस प्रकार का काम करती है, जो क्या करती है, इन घरों को आपस में बांधती है। जब किसी बस्ती में मकान एक दूसरे के बीच एक दूसरे से पृथक या बीच में दूरियां छोड़कर या फिर कृषि भूमि में को छोड़कर बसे हुए होते हैं, तो ऐसी बस्तियां प्रकीर्ण बस्तियां कहलाती है। अर्थात ऐसी बस्तियां जिनमें मकानों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और मकानों की संख्या भी बहुत कम होती है। इस प्रकार की बस्तियां विषम स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में, जैसे घने वन क्षेत्र हो गए, अनउपजाऊ कृषि क्षेत्र हो गए, दलदली क्षेत्र हो गए, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, इनमें पाई जाते हैं। एक ही परिवार द्वारा उन्नत कृषि तकनीक द्वारा विस्तृत क्षेत्र पर कृषि करने से भी इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण हो रहा है। जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों की बस्तियां। यहाँ पर क्या होते हैं, कृषकों के पास बड़े बड़े फार्म हाउस या फिर खेत होते हैं और उन्हीं खेतों में ये मकान बनाकर जो अत्याधुनिक कृषि है, जिसको विस्तृत कृषि के नाम से जाना जाता है, वह करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, मालवा के पठार, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में, भाबर क्षेत्र में, मालाबार व केरल की संकरी तटीय पट्टी में भी इस प्रकार की बस्तियां यानी एकाकी बस्तियां पाई जाती है। एकाकी या कृषि गृह बस्तियां, इस प्रकार की बस्तियां विस्तृत व मिश्रित कृषि क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र, जो घास के मैदान हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की एकाकी या कृषि गृह बस्तियां, एकाकी गृह या फिर कृषि गृह बस्तियां पाई जाती है। जैसे कि यूएसए के प्रेरी के मैदान, अर्जेंटीना के पम्पास क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स क्षेत्र, अफ्रीका के डाउन्स क्षेत्र, इटली की पो घाटी के क्षेत्र, इसमें एक कृषि गृह बस्तियां पाई जाती हैं। अब पूर्वा प्रकीर्ण बस्तियां, यानी पूर्वों के रूप में, लेकिन पूर्वे भी कैसे होंगे, यहाँ बहुत ही छोटे, जो 3-4 मकानों से ही या 4-5 मकानों से ही इनका निर्माण होगा। इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे से अलग अलग और कुछ दूरी पर एक ही बस्ती में बने हुए होते हैं। कुछ बस्तियां कई छोटे छोटे पूर्वों में विभाजित हो जाती है। इनके उदाहरण हमें उपजाऊ पठारी व पर्वतीय घाटियों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर के पठार, गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र, कश्मीर की घाटी, मालवा पठार, मेघालय, घाना, नाइजीरिया, ब्राज़ील के पठार, उत्तरी चीन आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती है। इसी प्रकार रेखीय प्रकीर्ण बस्ती, जब नहरों, सड़क मार्ग या पगडंडियों के किनारे किनारे अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर बिखरे हुए रूप में जब आवास पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, रेखीय प्रकीर्ण बस्ती के नाम से जाना जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली चीज़ है कि पर्थ से एडिलेड का जो मार्ग है, उसमें इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ये क्वेश्चन तुम्हें उदाहरण से पूछे जाते हैं। यही बस्तियों के प्रकार में एक अन्य प्रकार जो प्रकीर्ण बस्ती का ही प्रकार है, सीढ़ी नुमा प्रकीर्ण बस्ती, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जब सड़क मार्ग के आसपास क्या होगा, अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर बिखरे हुए रूप में अधिवास पाए जाते हैं, तो उन्हें सीढ़ी नुमा प्रकीर्ण बस्ती कहा जाता है। इनके उदाहरण हिमालय, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। यहीं पर अधिवासों के प्रारूप खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक